Okay, so software testing strategies we'll look at. Okay, so we had taken a yesterday we had just gone through a overview, like what is unit testing, what is integration testing, right? So today we will go in a bit detail of them. So software testing processes. Okay, so ये जो strategies है ना इसके, तो सबसे पहले आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करने का। तो एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को जब हम टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। देखो यहाँ पर, देखो ये एग्जांपल में समझ में आ रहा है। तो आपके लेट से 5-6 एपीआईज है, आपके 5-6 एंड पॉइंट्स है या 5-6 फंक्शंस है। उन फंक्शंस को इंडिविजुअली टेस्ट करने का। तो अगर आपके पास 4 फंक्शन है तो आप 4 यूनिट टेस्ट लिखेंगे, राइट? 4 फंक्शन है आपके पास तो आप 4 यूनिट टेस्ट लिखेंगे। फिर उन चारों को जब इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ में एक एप्लीकेशन में, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्ट। दूसरा वाला वो है, ठीक है। अब इसको आगे भेजते हैं हम वैलिडेशन टेस्टिंग के लिए। ओके, कि अपन ने जो इंटीग्रेशन किया है वो वैलिड है क्या। एक बार वैलिडेशन टेस्टिंग सक्सेस हो गया, मतलब अपना सिस्टम रेडी हो गया। अब सिस्टम रेडी होने के बाद में सिस्टम का टेस्टिंग होता है, पूरे सिस्टम का। और फिर उसके बाद उसको क्लाइंट को देते हैं, तो क्लाइंट अपने को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है। उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट। यानी जो अपना क्लाइंट है, कस्टमर है, कस्टमर जब उसको टेस्ट करेगा तो कस्टमर के एंड पे अगर हमारा इंजीनियर है यानी अगर हमने एक बैंक के सॉफ्टवेयर बनाया है तो बैंक का कैशियर बैठा है जो यूज करने वाला है, और हमारा इंजीनियर बैठा है, दोनों बैठे हुए और टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि अगर वो कैशियर को कुछ फॉल्ट मालूम पड़ जाए तो बता दे। तो उसको बोलते हैं अल्फा टेस्ट। और अपन ने सिर्फ सॉफ्टवेयर बना के दे दिए बैंक को और बोला कि तुम लोग हफ्ते भर में इसको रन करो, टेस्ट करो आपस के अंदर, और जो भी कुछ हो तो हमको रिपोर्ट करना। तो अगर वो सिर्फ कस्टमर अपने एंड से टेस्ट कर रहा है बगैर डेवलपर के, तो उसको बोलते हैं बीटा टेस्ट। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट 2 टाइप के आते हैं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल हो जाता है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर है। सबसे लोएस्ट लेवल पे यूनिट टेस्ट है और फिर कंप्लीशन के बाद में एक्सेप्टेंस टेस्ट है। फिर और भी टेस्टिंग आगे आती है लोड टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, रिग्रेशन टेस्ट, वो सब आगे आएगा, बट ये एक समरी में है पूरा ये। ओके, तो यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग क्या है? सारे जो जितने भी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स है उनके लिए इंडिविजुअल टेस्ट लिखना, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो इसका थियरी कहाँ मिलेगा अपने को? इधर मिलेगा, देखो। ठीक है, तो ये डेवलपर करता है टेस्ट सब यूनिट्स, क्योंकि कोडिंग उसने की है। तो जो टेस्टिंग डेवलपर के एंड से होती है वो स्टार्टिंग में कि वो फंक्शंस, अगर तो उसने अगर एक फंक्शन लिखा है ऐड 2 नंबर्स और वो दो फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है n1 और n2, तो वो पास करता है 10 और 20, और जब अगर आउटपुट 30 आ गया मतलब टेस्ट पास हो गया। तो एक एक फंक्शन को टेस्ट करना बाय द डेवलपर इज कॉल्ड एज योर यूनिट टेस्टिंग। फिर यूनिट टेस्टिंग के बाद में सारे के सारे फंक्शंस को एक साथ इंटीग्रेट करके एक पूरे होल सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, डेवलपर और टेस्टर दोनों, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और उसके बाद में जितने एक्स्ट्रा और रिसोर्स लगने वाले, जैसे अगर अपन जो है क्लाउड का कुछ यूज कर रहे हैं या कुछ थर्ड पार्टी एपीआईज यूज कर रहे हैं, अब वो सब से अपना सिस्टम कैसे ज्वाइन हो रहा है, वो पूरा अपना पूरा सिस्टम बन जाता फिर। तो ये अपने एंड से कोडिंग हो गई पूरी अपने सॉफ्टवेयर की। बट अपना सॉफ्टवेयर बाकी कुछ थर्ड पार्टी एपीआईज है, कुछ थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ क्लाउड है, उससे भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो फिर वो सबसे इंटरेक्शन स्मूथ हो रहा है क्या नहीं, वो सिस्टम टेस्टिंग में हो जाएगा, वो अपना टेस्टर करेगा। और फिर अपन कस्टमर को दे देंगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए। तो कस्टमर प्लस अपना जो है प्रोग्रामर वो अल्फा टेस्टिंग और ओनली कस्टमर तो बीटा टेस्टिंग। तो ये देखो इधर,
यूनिट टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस में इंडिविजुअल यूनिट्स आर टेस्टेड, जितने स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स है वो सब टेस्ट होते हैं, और फिर उन यूनिट्स को कंबाइन करके जो टेस्टिंग होता है वो तुम्हारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। ओके। और सिस्टम टेस्टिंग क्या है कि कस्टमर ने जो जो चीजें अपने को स्पेसिफाई करी थी वो सब चीजें अपन ने अपने एंड से इंप्लीमेंट कर ली क्या, तो वो सिस्टम टेस्टिंग हो जाता है। फिर आगे एक टर्म और है वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, वो सब आगे आएंगे। और चौथा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये कस्टमर के एंड से होता है। तो ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर ये ड्राइवर और स्टब क्या है? ड्राइवर वो फंक्शन है जो कॉल करता है जो इनिशिएट, जैसे अपना मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन वो हमेशा ड्राइवर ऐप रहता है, और जो अपना ऐड टू नंबर्स फंक्शन है वो अपना स्टब फंक्शन है। तो जो कॉल करने वाला है वो ड्राइवर है, और जिसको कॉल किया गया है वो स्टब है। देखो इधर क्या लिखा हुआ रहेगा, देखो, ड्राइवर सिमुलेट द कॉलिंग यूनिट एंड स्टब सिमुलेट द कॉल्ड यूनिट। तो फिर ये जो अपना स्टब है इसके स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स होंगे, स्मॉल स्मॉल सब रूटीन्स बनाएगा वो। देखो ये कैसा है कि एक तुम्हारा ड्राइवर ऐप रहता, तो ड्राइवर ऐप ने जो है एक स्टब को कॉल किया जिसको टेस्ट करना है, और फिर इसके छोटे 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 यूनिट्स रहते हैं स्टब के। तो जब यूनिट टेस्टिंग करते हैं अपन, तो ये अपना ड्राइवर हो गया कॉल करने वाला। अब उसको ये यूनिट टेस्ट करना है, ये फंक्शन उसको टेस्ट करना है, लेट्स ये फंक्शन 1 टेस्ट करना है। अब उस फंक्शन 1 के अंदर स्मॉल स्मॉल यूनिट, जितने यूनिट्स रहेंगे ना वो तुम्हारे मॉड्यूल्स रहेंगे या सब रूटीन्स रहेंगे। तो ये सब रूटीन 1 है, जैसे सब रूटीन 2 है, सब रूटीन 3 है, जैसे ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे सब रूटीन्स रहेंगे उसके अंदर। तो ये तुम्हारा ड्राइवर है, ये तुम्हारा स्टब है, और उस स्टब के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स रहेंगे, वो सब रूटीन्स रहेंगे। तो ये फंक्शन को कॉल करने वाला है जिसको, और इसको कॉल किया गया है वो तुम्हारा स्टब है। तो ये यूनिट टेस्टिंग के उसमें आ गया। तो तुम्हारा ये जो ड्राइवर ऐप है, तुम मेन प्रोग्राम से आप रिलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, देखो ऐसा ये, तो ये तुम्हारा ड्राइवर है, और ये स्टब्स रहेंगे, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स रहेंगे, सब मॉड्यूल्स, सब रूटीन बोलते हैं उसको। तो ड्राइवर और स्टब में डिफरेंस बता रहे हैं। तो ड्राइवर क्या है? इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द टेस्ट एंड पासिस द डेटा। तो खुद जो है वो टेस्टिंग, उसको टेस्ट नहीं करते अपन ड्राइवर को, वो सिर्फ मेथड कॉल करने के काम में आता है। और स्टब्स वो है जिसको एक्चुअली हम टेस्ट करते हैं, और उसके बहुत सारे ये रहते हैं, सब रूटीन रहते हैं। तो ड्राइवर है वो जो कॉलिंग का सिमुलेट करता है, और स्टब वो है जिसको कॉल किया गया वो उसको सिमुलेट करता है। तो जब हम यूनिट टेस्ट करते हैं तो एक यूनिट के अंदर ही बहुत सारे स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो वो जो उस यूनिट को कॉल कर रहा है वो ड्राइवर है, तो ये ड्राइवर हो गया, और ये वो यूनिट हो गया जो अपने को टेस्ट करना है। तो वो यूनिट के भी छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, ये बता रहा है वो। तो ये एडवांटेजेस ऑफ यूनिट टेस्टिंग, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स को अपन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम प्रॉब्लम्स को अर्ली डिस्कवर कर सकते हैं अगर यूनिट टेस्ट के अंदर मुझे वो प्रॉब्लम मालूम पड़ जाता है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बीमारी जल्दी डायग्नोस हो गई तो जल्दी क्योर हो जाएगी। तो यूनिट टेस्ट में अगर वो प्रॉब्लम फाइंड हो गया तो वो जल्दी फाइंड हो गया। और उसके ये डिसएडवांटेजेस है।
तो ये डेवलपमेंट के बाद का ही प्रोसेस है। पहले वो प्रोडक्ट, पहले तो वो मॉड्यूल डेवलप होगा, उसके बाद उसका टेस्टिंग होगा। ये एक एक एरर कैच नहीं कर सकता बिकॉज बहुत सारे एरर जो है वो इंटीग्रेशन के वक्त और थर्ड पार्टी एपीआईज को यूज करते वक्त वो टाइम पे बहुत सारे एरर्स आते हैं। यानी वो फंक्शन तो बराबर काम कर रहा है, 2 नंबर पास किया, उसको ऐड करके दे रहा है, तो यूनिट टेस्ट सक्सेस हो गया, बट कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। तो सारे यूनिट्स इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, बट कैलकुलेटर के अंदर इशू है, तो सिर्फ यूनिट टेस्टिंग कर लिया इज नॉट सफिशिएंट। क्योंकि बहुत सारे कभी कभी एरर्स जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे आते हैं, सिस्टम टेस्टिंग के टाइम पे आते हैं। देखो, इट कैन नॉट कैच इंटीग्रेशन एरर्स, ये इसका, ये उसका डिसएडवांटेज है यूनिट टेस्टिंग। और वो रियल टाइम डेटा पे काम नहीं करता यूनिट, ये जो तुम्हारा यूनिट टेस्टिंग है, तो उनसे वैसे टेस्टिंग रियल टाइम डेटा उसको एक्सपोज नहीं करते अपन उसको, वो तो डेवलपर अपने एंड से ही बस टेस्टिंग डेटा पे इसको काम करता है। फिर आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो उन सारे यूनिट्स को एक साथ जमा करके टेस्ट करने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। हाँ, ये सब डायनेमिक, सारे डायनेमिक टेस्टिंग है ये, तो कोड रिटर्न के फेज के बाद में आते हैं। तो ये देखो, ये उसने ये एग्जांपल दिया है उसने इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, ठीक है। तो पहले ये अलग अलग मॉड्यूल्स है ए बी सी डी ई, अब उसने क्या किया, पहले बी सी डी को एक साथ जमा करके बनाया, तो बी सी डी इज द फर्स्ट मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। फिर उसने ई एफ मॉड्यूल टेस्ट किया, तो ई एफ इज द सेकेंड मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। फिर उसने जी एच आई जे टेस्ट किया, वो थर्ड मॉड्यूल है। अब उसने फिर क्या किया, ए और बी सी डी को साथ में टेस्ट किया, तो वो चौथा मॉड्यूल टेस्ट हो गया। और फिर उसने ए बी सी डी और ई एफ को साथ में टेस्ट किया, तो ये पांचवा मॉड्यूल टेस्ट हो गया। और फिर उसने ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई जे को साथ में टेस्ट किया, तो पूरा प्रोग्राम टेस्ट हो गया। ओके, तो ऐसे ये इंटीग्रेट करते जा रहा है, टेस्ट करते जा रहा है एक एक मॉड्यूल को। तो क्या करता है वो, दो मॉड्यूल्स के बीच में जो क्रैक रहता है ना, क्रैक, तो वो क्रैक अपने को मालूम पड़ जाता है कि मेरा फंक्शन, तो मेरे एक एक जो फंक्शन मैंने बनाए हैं कैलकुलेटर के, वो बराबर काम कर रहे हैं, बट जो मेन जो है, जो उसका यूआई है, अब यूआई को मेरे फंक्शन से इंटीग्रेट करना है, तो वहां जो क्रैक मिलेंगे ना, वो क्रैक इसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर और ये उसके एडवांटेजेस है कि वो क्या करता है तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक साथ हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो मिस्टेक यूनिट टेस्टिंग में आइडेंटिफाई नहीं हो सका, वो मिस्टेक अभी यहाँ आइडेंटिफाई हो जाएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये बेटर फॉर मॉनिटरिंग, ये उसका एक टेक्निक है डिकम्पोजिशन बेस्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर दो टाइप आते हैं, नॉन इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट में टॉप डाउन है, बॉटम अप है और सैंडविच है। टॉप डाउन क्या है, इसी डायग्राम को अगर आप टॉप डाउन पढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आए तो टॉप डाउन, और नीचे से ऊपर गए तो बॉटम अप। तो आगे देखो, उसने डायग्राम दिया होगा, देखो उसने आगे डायग्राम दिया है, आगे उसने एक डायग्राम दिया है। ठीक है, तो टॉप डाउन में क्या किया उसने, पहले मेन मॉड्यूल होगा, फिर इसके सब मॉड्यूल्स होंगे, फिर और सब लेवल ऑफ मॉड्यूल्स, तो वो एक दूसरे डायग्राम में उसने अच्छे से बताया होगा नीचे, देखो ये। ठीक है, तो टॉप डाउन कर रहा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च से, क्या कर रहा है ये, टॉप डाउन कर रहा है ब्रेथ फर्स्ट। तो पहले क्या टेस्ट किया उसने,
ए। और ब्रेथ फर्स्ट क्या है, इट गोज ब्रेथ वाइज ना। एक है डेप्थ, डेप्थ क्या है, टॉप टू बॉटम नीचे आता है ना। ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ, इसमें क्या फर्क है ब्रेथ में और डेप्थ में। अगर मेरे पास ये मेरा ग्राफ है, अगर ये अपन ने ग्राफ बनाया ऐसा, तो इसका ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या डिफरेंस है, इसे बोलो। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, तो ब्रेथ फर्स्ट क्या करता, एक एक रो जाता। जैसे अपन लाइन लिखते ना पेपर में, तो अपन ऐसे लिखते, पहले लाइन स्टार्ट टू एंड लिखते, जब एंड हो गया तो अपन नेक्स्ट लाइन पे आते, उसको स्टार्ट टू एंड लिखते। अगर टाइप राइटर टाइपिंग, तो टाइप राइटर कैसे टाइप करता, ब्रेथ वाइज है ना, ब्रेथ वाइज टाइप करता। पहले ये पूरा टाइप करेगा, जब उसका एंड आ जाएगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर उसका पूरा एंड तक टाइप करेगा। ओके, एंड हाउ डज द बॉल बाउंस, एंड हाउ डज द बॉल बाउंस, बॉल कैसे बाउंस करता है, यहाँ पर जाता है, तो अगर मैंने ये बॉल बना दिया, बाउंस कैसे करेगा, ये ऐसे बाउंस, ये ऐसे बाउंस करेगा, ऐसे जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, है ना। तो हाउ अ टाइप राइटर टाइप्स एंड हाउ अ बॉल बाउंसेस, डिफरेंस समझ में आया। तो टाइप राइटर टाइप करता है ब्रेथ वाइज, क्या करता है, और बॉल बाउंस करता है कैसे, डेप्थ वाइज। तो उसने क्या बोला है, पहले पहले क्या था मॉड्यूल टेस्ट किया उसने, ए, फिर अभी वो कर रहा है इट इज डूइंग इंटीग्रेशन ना, इट इज डूइंग इंटीग्रेशन। फिर उसने क्या टेस्ट किया, बी सी डी। फिर उसने क्या टेस्ट किया, तो ए बी सी डी ई एफ। और फिर क्या टेस्ट किया, तो टॉप से ऐसे बॉटम आया और ब्रेथ वाइज आया, समझा। और ऐसे ही तरीका है बॉटम अप का भी है, बॉटम अप, ठीक है। बॉटम अप में क्या करेगा, पहले वो क्या टेस्ट करेगा, एक एक यूनिट टेस्ट करेगा, ई एफ और जी, क्या टेस्ट करेगा वो, एफ और जी। फिर ई एफ को करेगा इंटीग्रेट किससे, बी से, तो बी ई एफ हो गया, ठीक है। जी को करेगा इंटीग्रेट किससे, तो जी और डी हो गया। फिर सी ले लेगा, फिर सी को करेगा इंटीग्रेट बी ई एफ से, तो क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ। और फिर इसको करेगा इंटीग्रेट जी से, तो ए बी सी डी ई एफ जी। समझ रहा है, सारा इंटीग्रेट होगा ना, ये सारा इंटीग्रेट होगा ना लास्ट में। हाँ, पहले उसने एक एक यूनिट टेस्ट किया, फिर करते आ रहा ना इंटीग्रेट, ई और एफ किया सिंगल सिंगल, फिर ई एफ एफ को बी से इंटीग्रेट कर दिया, तो ई एफ बी हो गया। फिर जी को किया, जी को डी से कर दिया, तो डी जी हो गया। फिर सी किया, उसको कर दिया बी ई एफ से, तो सी बी ई एफ हो गया। सी डायरेक्ट ऐसे हो रहा है इसमें, तो ये इसके साथ सबसे बी और डी के साथ में हो रहा है ना, सी ये जैसे ये इधर है सी, ये इसके हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, मतलब हाँ ग्राफ के हिसाब से देख, डायरेक्ट ए बी सी नहीं अपन जा रहे बॉटम अप, जा रहे बॉटम अप। तो बॉटम से आप पहले बॉटम वाले कौन से तीन है, हाँ वो तो ई एफ है और ई एफ जी, ई एफ ने बी से इंटीग्रेट किया, ई एफ ने बी से किया, तो ई एफ बी ई एफ हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, जी ने किया डी से, तो क्या हो गया, तो डी जी हो गया। अब ये तो अभी अपने को बी ई एफ मिल गया, डी जी मिल गया, बी ई एफ मिल गया, डी जी मिल गया ना, बचा क्या अभी, अब सी बचा, सी ने इन तीनों से ज्वाइन कर लिया, हाँ वो डायरेक्ट लास्ट में ज्वाइन हो जाएगा सबसे। तो बॉटम अप ये है, ठीक है। और फिर क्या आता है, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन के बाद में है ना। तो जो जो स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए थे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, और कस्टमर ने जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बना के चाहिए,
अब अपने उन स्पेसिफिकेशन से मैचिंग करने का अपने प्रोडक्ट को, सही है। इस यूनिट्स भी टेस्ट हो गए, इंटीग्रेशन भी टेस्ट हो गया। अब जो स्पेसिफिकेशन मेंशन थे उससे पूरे के पूरे प्रोडक्ट को मैच करके टेस्ट करना कि भाई वो स्पेसिफिकेशन मीट हो रहे क्या नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तो इट परफॉर्म्स द सिस्टम टेस्टिंग बिफोर द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, ठीक है। एंड इट ऑल्सो वेरीफाइज द सॉफ्टवेयर ऑपरेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एंड कस्टमर, कि कस्टमर ने क्या क्या बोला था वो सब चीजें अपन ने डाल दी है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो वो सिस्टम टेस्टिंग है, ठीक है। अब सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स क्या है, एक तो उसके फंक्शंस को टेस्ट करने का, और दूसरा उसके जो मैट्रिक्स है, यानी मैंने एक कैलकुलेटर बनाया। अब कैलकुलेटर बराबर जो कस्टमर ने बोला था कि क्या क्या बटन्स चाहिए उसको, उसको 0 to 9 नंबर डिजिट्स चाहिए, डेसिमल पॉइंट चाहिए, दो, एक आजकल कैलकुलेटर था इसमें 2 जीरो रहते हैं, जीरो 2 बार रहते हैं। फिर उसने मुझे बटन्स दिए थे कि लॉग, साइन, कॉस, टैन, वो सब काम कर रहे, हाँ। तो ये सब तो उसके फंक्शंस को टेस्ट करूंगा मैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या है कि भाई अगर 100 लोग एक साथ मेरे ऐप को यूज कर रहे तो मेरा ऐप क्रैश हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है, वीक इंटरनेट है, तो मेरा ऐप काम कर रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। बैंडविड्थ अगर किसकी बहुत लो है तो क्या वो मेरे ऐप को एक्सेस कर पा रहा है क्या। तो ऐसे जो टेस्टिंग के मैट्रिक्स है उस पर टेस्ट करते हैं अपन। तो उसका लोड चेक करते हैं कि भाई अगर 1 लाख लोगों ने मेरा ऐप डायरेक्टली ओपन कर लिया तो मेरा ऐप क्रैश होता है क्या, ठीक है। एक यूजर कितने देर तक मेरा कैलकुलेटर रन कर सकता है। तो वो सब चीजें जो है ना वो सब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आता, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, तो अपना कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो रन तो हो रहा है, यानी एक आदमी यूज कर रहा है परफेक्ट रन हो रहा है, 2 आदमी यूज कर रहे हैं परफेक्ट रन हो रहा है। जैसे 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 यूजर्स बढ़ते हैं साइट के ऊपर जो लोड बढ़ता है, तो फिर मेरा एप्लीकेशन वो लोड को सस्टेन करता है कि नहीं करता है। वो सब चीजें कहाँ टेस्ट, किस में टेस्ट होती फिर, नॉन फंक्शनल में। तो क्या मेरा एप्लीकेशन लिनक्स पे इंस्टॉल होता है क्या, मेरा एप्लीकेशन विंडोज पे इंस्टॉल हो रहा है क्या, मेरा एप्लीकेशन क्लाउड पे इंस्टॉल हो रहा है क्या, वो सब चीजें, एप्लीकेशन रन हो रहा है बराबर अच्छे से, वो फंक्शनल टेस्टिंग है, वो तो मैंने कर लिया। बट अभी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी करना है। समझ में आ रहा है कि क्या है डिफरेंस है। तो उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए वो है तुम्हारा नॉन फंक्शनल टेस्ट। अब देखो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर क्या रहता, जो अपन को रिक्वायरमेंट मिले थे अपन ने उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया क्या, सारे के सारे फीचर्स कवर कर लिए क्या, वो अपना हो गया फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग कि जो जो सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स थे वो सारे मीट हुए क्या, स्पेसिफिकेशन जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन थे सारे मीट हुए क्या, कस्टमर ने कुछ सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने बोले थे वो सिक्योरिटी अपन ने ऐड कर दी क्या, ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया क्या। तो वो सब फीचर्स जो सॉफ्टवेयर के वर्किंग से रिलेटेड है। एक तो अपन ने अगर एक लैपटॉप के ऊपर भी ये सब करके दिखा दिए तो बोलेंगे भाई तुम्हारे फंक्शनैलिटी पूरी मीट हो गई, ठीक है। तो अगर अपन ने एक लैपटॉप पर भी रन करके दिखा दिए सारी चीजें तो द कस्टमर इज हैप्पी कि हाँ भाई फंक्शनैलिटी तो सारी अचीव हो गई। अब नॉन फंक्शनल में बहुत सी चीजें आती है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आप कोई ई कॉमर्स साइट बना रहे और आपने उसको होस्ट कर दिया तो अभी उसके बहुत सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं उस जो है साइट के, वो सब भी अपने को टेस्ट करना पड़ता है कि अपनी साइट कैसे लाइव होने के बाद में कितना लोड ले पा रही है। वो सब है तुम्हारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सब उसके अलग अलग फीचर्स है कि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब मैं जानबूझकर लोड बढ़ाते जाऊंगा, मैं जानबूझकर जो है वो लोड बढ़ाते जाऊंगा मेरे एप्लीकेशन के ऊपर, और फिर जाके देखूंगा कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक लोड ले रहा है और फिर कहाँ जाके वो मेरा एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक हो रहा है।
तो उसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये आगे आएगा। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये आगे डिटेल में आएंगे एक एक टॉपिक, ठीक है। अब आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये क्या है, ये कौन करता है, कौन करता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? हेलो अदनान, कॉल आ गया लगता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूजर करता है, उसके उसके एंड पे, ठीक है। तो अगर मैंने एंड यूजर के साथ में अपना डेवलपर बिठाया है तो वो हो गया अल्फा टेस्टिंग, और अगर एंड यूजर अकेला ही टेस्टिंग कर रहा है तो वो हो गया बीटा टेस्टिंग, ठीक है। दिस इज यूजुअली डन बाय द एंड यूजर, जो उसका, तो अगर मैंने बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है तो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है, बैंक का कैशियर है और बैंक के जितने मैनेजर्स है, वो लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो वहाँ पर भी अगर कुछ फीचर्स उन्होंने ऐड करने के लिए बोले कि टेस्टिंग के अंदर हमको ये चीज़ें समझ में, ये चीज़ें काम नहीं कर रही है प्रॉपर, तो वहाँ पर अपने को वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर वो बैंक के एम्प्लॉय के साथ में अपना डेवलपर भी बैठा है तो उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग, और अगर वो बैंक का एम्प्लॉय अकेला बैठा है और टेस्टिंग एंड यूजर अकेला टेस्टिंग कर रहा है उसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग, ठीक है। और एक होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो अभी जब हम लोग डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो जब हम क्लाइंट से अग्रीमेंट साइन करते हैं कि भाई आपका सॉफ्टवेयर हम बना के दे देंगे, तो क्लाइंट अपने को बोलता है कि मैं आपका सॉफ्टवेयर के लिए आपको इतने पे करूंगा, $1 मिलियन पे करूंगा, बट मैं आपका सॉफ्टवेयर जो मेरे स्पेसिफिकेशन है उसमें मीट कर रहा है क्या, पहले वो टेस्ट करूंगा। तो आपका सॉफ्टवेयर मैं खरीदूंगा या मैं आपको फुल पेमेंट करूंगा, वो एक कंडीशन के ऊपर कि आपने जो जो मैंने बोला है वो सब, तो आपका सॉफ्टवेयर मैं एक्सेप्ट करूंगा। वो एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया है, यानी मैंने आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला और आपने मुझे $1 मिलियन बोला, आपको मैंने कुछ अमाउंट एडवांस में पे कर दिया, फिर आपने बोला कि सॉफ्टवेयर रेडी हो गया सर, आपका डिलीवरी ले लो। अब वो डिलीवरी में एक्सेप्ट करूंगा तो कुछ कंडीशन है उसकी, जैसे अपन ने एक्टिवा खरीदे जाके शोरूम से, तो अपन थोड़ी एक्टिवा ऐसे आंख बंद करके ले लेते, अपन वहाँ पूरा उसको इंस्पेक्ट करते कि हम जब एक्टिवा खरीदेंगे तो उसमें कोई डेंट नहीं होना चाहिए, तो आई विल एक्सेप्ट दैट एक्टिवा ओनली ऑन दिस कंडीशन। उसके सारे एक्सेसरीज होना चाहिए, पेपर मेरे नाम पे होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप देते हैं तो मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया क्या है क्लाइंट का, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो पहले तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस करेगा कि जो जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बोले थे आपने वो पूरे करने हैं, और अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन बोलूँ तो आपको मॉडिफिकेशन भी करने हैं। तो अगर इस पर आप अग्री होते हैं तो मैं आपका प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हूँ, ठीक है। और फिर प्रोसीजर एक्सेप्टेंस कि भाई आप जो सॉफ्टवेयर बना के देंगे फिर आप मुझे ट्रेनिंग भी देंगे, आप उसको इंस्टॉल भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और मुझे दे दिया एक सीडी के अंदर, अब ना मुझे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आता है ना मेरे पास ऐसा कोई स्टाफ है जो उस पर ट्रेंड है, तो आपने जो है मुझे मैन्यूअल देना, यूजर मैन्यूअल देना, वो सब डॉक्यूमेंटेशन देना कि अगर कुछ एरर आए तो कैसे ट्रबल शूट करना है उस एरर को। आपने मुझे पूरी सीडी में फाइल देना, सॉफ्टवेयर की ईएक्सी फाइल देना, और आपने कम से कम 10-15 मेरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना उसके अंदर ताकि वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सके। तो अगर आप इस पे रेडी है, और एक थर्ड कंडीशन उसने बोला है एक अग्रीमेंट बनाएंगे 6-8 महीने का बनेगा। देखो ये क्या बनता है 6 मंथ्स के लिए, अगर 6 मंथ्स में कोई भी बग्स कुछ वायरस आया तो आपको हमको असिस्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर कोई मेजर इशू आया तो आपने 48 आवर्स के अंदर उसको फिक्स करके देना है। तो अगर आप ये सब चीज़ों पे राजी होते हो तो हम आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कितने टाइप के मैंने बताया, मैंने अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है कि अपना डेवलपर और एंड यूजर का कोई एम्प्लॉय वो मिलके जब टेस्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। देखो अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म एट द डेवलपर साइट, यानी अपने साइट पे
विद द प्रेजेंस ऑफ द डेवलपर चेकिंग ओवर द कस्टमर शोल्डर। तो कस्टमर भी रहेगा और डेवलपर भी रहेगा, ये दोनों दोनों मिलके जो टेस्टिंग करेंगे उसको हम बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, और तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे फिक्स करेंगे, जो जो भी इशू आ रहे हैं वो फाइंड करते रहना, फिक्स करते रहना, ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये अल्फा टेस्टिंग का अप्रोच ऐसा रहता। तो इससे अच्छा अपने को डिलीवरी के पहले पूरा का पूरा वी गेट द अश्योरेंस, डिलीवरी के पहले अपने को पूरा अश्योरेंस मिल जाता कि भाई सॉफ्टवेयर अपना प्रॉपर है, कस्टमर के हिसाब से है, और रियल टाइम में क्या काम होने वाला है हमको वो मालूम पड़ जाता, क्योंकि हमारे साथ में बैंक का एम्प्लॉय भी बैठा है जो रियल टाइम पे काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर में रियल टाइम पे कैसे काम करेगा हमको उसका आइडिया भी आ जाता। ठीक है, अगर कोई सीरियस एरर है वो टाइम पे तो वो मालूम पड़ जाता अपने को। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, कस्टमर जो है बार बार कोई नई नई चीज़ें बोलता रहेगा, अब उसका एम्प्लॉय बैठा है बोला ये भी ऐड कर दो वो भी ऐड कर दो, तो बार बार वो चीज़ें जो है अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऐड होती चली जाती। ठीक है, फिर बेटा टेस्टिंग क्या है, सिर्फ उनका आदमी टेस्टिंग करेगा बस, सिर्फ बैंक का एम्प्लॉय ही टेस्टिंग करेगा अपने एंड से, उसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। ठीक है, इट इज सेंट, तो क्या क्या होता है देखो, सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद में इट इज सेंट आउट टू द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, जो उसके कस्टमर्स हैं उन तक भेज देते हैं, और वो लोग फिर टेस्टिंग करते उसके ऊपर, अपना डेवलपर साथ में बैठता नहीं है। तो ये बीटा टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का सेकेंड पार्ट है। तो बीटा टेस्टिंग इज in a conducted in an environment सो बीटा टेस्टिंग डेवलपर के एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो इससे कस्टमर का फीडबैक मालूम पड़ता है अपने को कि कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें डेवलपर का टाइम जाता नहीं है, तो डेवलपर को अपने को डिप्लॉय नहीं करना पड़ता है उसके लिए, और एक अच्छा गुडविल बनता है कस्टमर में और कंपनी के बीच में कि अपन ने उनके सारे के सारे एम्प्लॉयज़ से टेस्टिंग करा लिए। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये जो है डेवलपर के एब्सेंस में होता है, इसके लिए टेक्निकल नो हाउ का इशू रहता है कि जो टेस्टिंग कर रहा है वो बंदा टेक्निकली कैसा है अपने को मालूम नहीं है, तो अपन ने ऐसे कोई एम्प्लॉय को चूज कर लिए जिसको ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये एक इशू आता है। तो देखो, फाइंडिंग द राइट बेटा यूजर्स एंड मेंटेनिंग द पार्टिसिपेशन कुड बी अ चैलेंज। तो ये डिफरेंस है अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में। ओके, फिर आगे ये कहाँ खड़ा हो गया, 101 वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। अगर शॉर्ट में समझाऊं आप लोग को, तो वैलिडेशन ये है कि प्रोडक्ट प्रॉपरली बना है क्या नहीं बना है, प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन बना है क्या नहीं बना है, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। देखो, तो वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, दोनों दोनों बहुत एम्बिग्यूस टर्म्स है, तो अगर आपको कभी शॉर्ट नोट आ जाए उसके ऊपर, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन वो है कि हैज़ द प्रोडक्ट बीन मेड एज पर द स्पेसिफिकेशन, कस्टमर ने जो स्पेसिफिकेशन दिया था एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, अपने को ये वेरीफाई करना है कि या कस्टमर स्पेसिफिकेशन। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर
जब शुरू में हमने कस्टमर से इंटरेक्शन किया था और जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया था, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर कस्टमर ने हमको क्या क्या फीचर्स डिस्कस किया था कि उसको ये सब फीचर्स चाहिए. व्हाट फीचर्स वर डिस्कस्ड दैट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इज am I delivering all those features. ये सवाल पूछते हैं. am I is my software delivering all those features. तो मुझे जो जो फीचर्स कस्टमर ने बोला था, तो अगर मुझे कस्टमर ने बोला था कि मुझे शॉपिंग कार्ट का बना के दो और मुझे ये सब चीज़ें चाहिए कि लॉगिन चाहिए, प्रोडक्ट डिस्प्ले चाहिए, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, एक प्रोडक्ट पे जब क्लिक करें तो उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस आ जाए, मुझे कार्ट चाहिए, कार्ट में बंदा प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मुझे जो है डिस्काउंट वाला, वाउचर वाला कुछ चाहिए कि भाई वाउचर कोड डालो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये फीचर चाहिए. और फिर जैसे जैसे मेरा कस्टमर जो है वो शॉपिंग करे तो मुझे उसको पॉइंट्स देने हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स, और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा करके उनको एनकैश कर सकता है, बाय कर सकता है कुछ. ठीक है, मुझे बिल चाहिए, मुझे बिल ईमेल पे चाहिए, मुझे बिल व्हाट्सएप पे चाहिए. ये सब फीचर्स डिस्कस किए थे. क्या ये सब फीचर्स आपका सॉफ्टवेयर दे रहा है? तो वेरिफिकेशन हो गया. और फिर ये फीचर बराबर काम कर रहे हैं क्या, प्रोडक्ट बराबर डिस्प्ले हो रहा है क्या, ये वैलिडेशन है. ये वैलिडेशन है. तो उसमें क्या है, इज द फीचर डूइंग इट्स जॉब प्रॉपरली. ये डिस्प्ले करने बोला था ग्रिड फॉर्मेट के अंदर, कि मैंने डिस्प्ले करने वाला था प्रोडक्ट्स को ऐसे ग्रिड फॉर्मेट में, ऐसे प्रोडक्ट ग्रिड फॉर्मेट में डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसे 4 प्रोडक्ट एक रो में, ऐसे जो है मल्टीपल रोज चाहिए, मुझे ऐसे प्रोडक्ट दिखाना था. कि तो आपने वेरीफाई तो कर लिया कि प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे, बट मैंने डिस्प्ले करने वाला था ग्रिड फॉर्मेट में, और यहाँ मैंने बोला था कि वो लगा दो पेजिनेशन, लगा दो पेजिनेशन, कि एट अ टाइम ओनली 12 प्रोडक्ट्स विल बी डिस्प्लेड, and then to display the other products you have to go to the next page. So I wanted to give pagination, page number 2, page number 3, page number 4, इसको बोलते हैं पेजिनेशन. मैंने इस तरह बोला था डिस्प्ले कराने के लिए. आपने क्या किया, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एक पेज पे डिस्प्ले कर दिया और यहाँ लगा दिया स्क्रॉल बार. अब कस्टमर अगर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स है तो कहाँ स्क्रॉल करेगा 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को, तो अभी आपने लगा दिया स्क्रॉल बार. तो जैसे आपको बोला था वैसे आपने नहीं बनाया, आपने डिस्प्ले पेज बनाया है, बट नॉट, इट इज नॉट डूइंग इट्स जॉब एज हाउ इट वाज सपोज्ड टू डू. तो ये तुम्हारा जो है ना वैलिडेशन फेल हो जाता. तो ये दो चीज़ें हैं. जो वेरिफिकेशन ये है कि कस्टमर ने जो बोला था वो सब चीज़ें आ गई, हाँ आ गई, पर जैसे आनी चाहिए थी वैसे आ रही है क्या, तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन. इज द प्रोडक्ट बिल्ड प्रॉपरली, ये इसका सवाल है कि इज द प्रोडक्ट बिल्ड प्रॉपरली. प्रोडक्ट तो बना दिया आपने, फीचर भी ऐड कर दिया वो, बट प्रॉपरली बनाया है क्या, वो है वैलिडेशन फेज, और ये है वेरिफिकेशन. तो ये एक रहता ही है, दो चीज़ें रहती है इसके अंदर. तो ये एक शॉर्ट नोट याद कर लो बस, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का. ठीक है, और देखो ये वेरिफिकेशन आ गया. देखो तो वेरिफिकेशन कौन सा वाला पार्ट था, राइट वाला पार्ट था. ठीक है ना, कि आपने स्पेसिफिकेशन डिलीवर किए क्या नहीं. तो ये है, देखो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द product to determine whether the specified requirements, whether the product is meeting the specified requirements. ठीक है, are we building the right product, ये है कि भाई जो जो स्पेसिफाई किया था वो सब बनाया है क्या. तो वो स्पेसिफिकेशन टेस्ट करता है. तो ये टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन है, इंस्पेक्शन, एनालिसिस, कोड रिव्यू, प्रोटोटाइप, वो छोड़ दो. तो अभी ये जो था ना टॉप डाउन और बॉटम अप,
तो अभी ये बिग बैंग अप्रोच क्या है, ना यूनिट टेस्ट करो, ना इंटीग्रेशन टेस्ट करो, ना सिस्टम टेस्ट करो, ना क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट करो, सारे के सारे टेस्ट को एक साथ रन करो, उसको बोलते हैं बिग बैंग। सारे के सारे टेस्ट को एक साथ एक सिंगल टेस्ट में रन करने को बोलते हैं बिग बैंग अप्रोच। तो ये स्मॉलर स्मॉलर जो है ना, ये सब निकाल देते हैं, कंबाइंड एट वंस टू फॉर्म अ प्रोग्राम। ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट है ना एक साथ मिक्स करके करने का, मिक्स देम ऑल टुगेदर, उसको हम बोलते हैं बिग बैंग अप्रोच और नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। तो सारे के सारे टेस्ट को एक साथ कर देने का, दैट इज कॉल्ड एज ए बिग बैंग अप्रोच। तो जब छोटा सा सिस्टम होता है कोई, जब कोई छोटा सा एप्लीकेशन होता है ना, तब चल जाता है ये बिग बैंग अप्रोच, बट जब एक बड़ा एप्लीकेशन होता है ना, तब बिग बैंग अप्रोच काम नहीं करता। तो ये बोल रहा है कि अगर वो इट इज़ गुड विथ स्मॉलर सिस्टम्स, जहाँ पर छोटे छोटे फंक्शंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा जैसे ही बड़ा एक एप्लीकेशन होता है, तब इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ बिग बैंग। फिर एक सैंडविच अप्रोच होता है, तो जो अपना था ना बॉटम अप और टॉप डाउन, उसका दोनों का मिक्सचर कर देते हो सैंडविच अप्रोच। क्या हो जाता है, सैंडविच बॉटम अप और दोनों को मिक्स कर देने का। देखो तो ये क्या कर रहा है यहाँ तक, ई एफ जी क्या है, बॉटम है, ठीक है, ई और एफ को कंबाइन किया तो क्या हो गया, बी ई एफ। तो ये मैं बॉटम से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये मेरा, अब देखो ये बॉटम अप भी चल रहा है और साथ में टॉप डाउन चल रहा है, फिर मेरा ए आ गया। अब ए मेरे ऊपर का है, ए मैंने किससे कंबाइन किया, बी सी डी से। तो ये मैं नीचे आ रहा हूँ, ये मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये मैं नीचे आ रहा हूँ, और फिर दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये हो गया मेरा सैंडविच इंटीग्रेशन। इसको समझ में आया ये? देखो सैंडविच क्या होता है, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों को मिक्स करने का। तो अभी ई एफ जी क्या है, नीचे क्या ऊपर, और नीचे तो बॉटम, ठीक है। ई एफ जी मिक्स, ई और एफ को मिक्स करके क्या बनाया मैंने, ई और एफ को किससे जोड़ा, बी से, तो क्या हो गया ई बी एफ। तो मैं किस जा रहा हूँ डायरेक्शन में, ऊपर क्या नीचे, ऊपर अप से, अब जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या टेस्ट किया, ए को क्या टेस्ट किया मैंने, ए को, तो ए क्या है, बॉटम है क्या, टॉप है, टॉप है, ए को किससे जोड़ूंगा मैं, डाउन बी सी डी से, ए को जोड़ा मैंने ए बी सी डी से, ठीक है, ठीक है ना। फिर जी को जोड़ा किससे, डी से, ये किस में जा रहा हूं मैं, डी में, बॉटम अप ना, जी जोड़ा डी से, तो ये हो गया बॉटम अप। और फिर अभी ये ए बी सी डी डी जी और ये बी एफ कंबाइन कर दिया एक साथ, तो हो गया पूरा टेस्टिंग। तो कुछ जो है टॉप डाउन, कुछ बॉटम अप बोलते हैं सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? तो ये डायग्राम को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता अपने अपने वर्ड्स में। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए देखना पड़ता है कि आपका सिस्टम क्या कर रहा है। तो थ्रूपुट मालूम क्या है, कि कितने ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है आपका सिस्टम एक घंटे में। तो अगर गूगल पे है, तो गूगल पे एक घंटे में कितने ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है, तो वो उसका थ्रूपुट है कि भाई एक घंटे में हम 1 मिलियन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। या आप बोलते हैं कि हम एक घंटे में 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या 10,000 कर सकते हैं, तो कितने ट्रांजैक्शन आप कितने टाइम पे हैंडल कर सकते हैं, वो आपका थ्रूपुट है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड इन अ टाइम ड्यूरेशन। समझ रहा है कि आपका स्पीड कितना है सिस्टम का। तो थ्रूपुट क्या है, तो ये सब परफॉर्मेंस के याद है क्या, फंक्शनल थे और नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स थे, याद है? तो नॉन फंक्शनल में सब आ गए, अभी परफॉर्मेंस कैसे टेस्ट करेंगे। तो थ्रूपुट क्या है आपका, ठीक है। तो जैसे जैसे लोड, जैसे फंक्शनल वाला जो था, फंक्शन में कोडिंग टेस्ट करते हैं अपन, कोड बराबर लिखा गया है कि नहीं टेस्ट करते, फीचर बराबर इंप्लीमेंट किया गया है क्या, वो टेस्ट करते हैं।
अब जैसे जैसे लोड बढ़ते जा रहा है मेरा मेरा थ्रूपुट घटते जा रहा है, तो एक पॉइंट तक तो बढ़ रहा है वो, फिर उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ इसका सिंपल एग्जांपल ले लो कार का। आपने कार बनाई, अभी आपको कार टेस्ट करना है। अभी आप कार भगा रहे हैं 100 की स्पीड से, 200 की स्पीड से, 300 की स्पीड तक भागेगी वो। उसके बाद फिर वो कार वॉबल होना शुरू हो जाएगी, तो आप स्पीड कम कर देंगे, है ना। तो एक लिमिट तक तो वो लोड लेगी, फिर एक लिमिट के बाद वो लोड जो है ना जब बढ़ते जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। तो आप बोल देंगे भाई इसकी मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये सैचुरेट हो गई 300 किलोमीटर पे आके। समझा? फिर रिस्पॉन्स टाइम कि आपका रिस्पॉन्स कितने फास्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपने जो क्लाइंट सर्वर कैसा इंप्लीमेंट किया है कि यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेजा और आपका रिस्पॉन्स का टाइम कितने फास्ट आ रहा है वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है सर्वर जोग्राफिकली बहुत क्लोज रहता है, कभी क्या होता है सर्वर जोग्राफिकली बहुत क्लोज होने की वजह से इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। तो जो मेट्रोपॉलिटन के यूजर्स है, मेट्रोपॉलिटन के यूजर्स और जो थोड़े से गांव खेड़े के यूजर्स है, तो अगर मेरा यूजर जो है वो मेट्रो सिटी में रहता है, ठीक है, और वो ट्रांजैक्शन कर रहा है जीपे पे, तो उसको फास्टर एक्सेस मिलेगा। और अगर मेरा कोई जो है रूरल एरिया का जो है बंदा वो एक्सेस कर रहा है तो उसको स्लोअर रिस्पॉन्स मिलेगा कंपैरेटिवली। तो अगर इसका जो है 1 सेकेंड में हो जा रहा है तो इसका 2 सेकेंड में होगा ट्रांजैक्शन। तो ये वो बता रहा है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट हो रहा है आपका, डिले कितना कम है आपके इसमें। ठीक है, लेटेंसी मतलब तो डिले कितना कम है कि आपका जो नेटवर्क है, आप जिस नेटवर्क से कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो नेटवर्क का भी तो फैक्टर प्ले होता है ना, तो उसको बोलते हैं लेटेंसी। जो एक्सेस करने में टाइम जाता है ना उसको लेटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अभी मुझे कोई मूवी देखनी है हॉटस्टार पे, ठीक है, तो मूवी है 3 घंटे की, फर्ज कर लो। अब वो 3 घंटा पर मैं मोबाइल ऑन करने, नेट को ऑन करने, हॉटस्टार पे डबल क्लिक करने, मूवी को ब्राउज करने और फिर मूवी को प्ले करने में जो एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, तो अगर मेरा इंटरनेट स्लो है तो मेरा ब्राउजिंग स्लो होगा, सिलेक्शन स्लो होगा। अगर मेरा फोन स्लो है, मेरा फोन हैंग हो रहा है, तो मैं 3 घंटे की जगह पे 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे मुझे, है कि नहीं। और अगर मेरा इंटरनेट फास्ट है, फोन फास्ट है, तो मेरे 3 घंटे 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है इसको लेटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो यहाँ पर लेटेंसी कितना है? 15 मिनट। यहाँ लेटेंसी कितना है? तो आपका सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की लेटेंसी कितनी है वो भी टेस्ट करना पड़ता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो आपका नेटवर्क का कुछ इशू है, कुछ हार्डवेयर का इशू है, वो उससे डिले कॉज हो रहा है, दिख रहा है, द डिले कॉज बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो लेटेंसी रिस्पांस टाइम पे ही वेरी करेगा ना कि कितने टाइम में रिस्पांस। हाँ, वो एक फैक्टर है, तो वो लेटेंसी मिला के आपका रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है। तो आपका प्रोसेसिंग टाइम प्लस लेटेंसी इज द रिस्पॉन्स टाइम, कि मेरी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने आपके सॉफ्टवेयर को लगी 2 सेकेंड और ऊपर से लेटेंसी भी 2 सेकेंड की है, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया? 4 से। तो वो ऐसा होता। तो रिस्पॉन्स टाइम मतलब जितना प्रोसेसिंग प्लस लेटेंसी इज योर रिस्पॉन्स टाइम। समझा? तो जो एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट डिले की वजह से मुझे रिस्पॉन्स में देर लग रहा है वो तुम्हारा वो है। तो कभी कभी डेटाबेस कनेक्टिविटी में स्लो रहता है कि डेटा फेच करने में टाइम लग रहा है, कि जो डेटाबेस सर्वर है वो कोई रिमोट लोकेशन के ऊपर है, उसको कनेक्ट करने, उससे डेटा लाने में, फिर प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो वो लेटेंसी रहता है। समझ में आ रहा है? तो इट इज द डिले कॉज बाय टू द एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर एनवायरनमेंट, है ना। समझ रहा है? तो कभी नेटवर्क लेटेंसी रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? जी
हाँ, फिर तुम्हारा ट्यूनिंग रहता है उसका, ठीक है। सर इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जैसे अपने नेटवर्क लेटेंसी अपने बोले, हाँ तो नेटवर्क की वजह से मतलब इतना अपने कंसीडर नहीं कर सकते ना जो रन होने में हाँ, तो लेट हो रहा आप है प्रॉपर जैसे। नेटवर्क लो ना, फिर आप ऐसा वैसा वैसा नेटवर्क यूज करो ना, क्लाउड पे डाल दो आपके आपके एप्लीकेशन को। आपने जो हमको प्रोडक्ट बना के दिया है, आपने $1 मिलियन चार्ज किया है, तो आपने फिर ऐसा पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं प्रॉपर बनाया? जो रेट आपने दिया है हमको कोट करके, पर फिर आपका नेटवर्क क्यों स्लो हो रहा है? तो या आप हमको बोल देते हैं कि भाई अगर आप $2 मिलियन लेते हैं तो आपका रिस्पॉन्स टाइम भी हम फास्ट कर देंगे, और $1 मिलियन आप बोलते हो तो फिर आपका नेटवर्क जो है वो स्लो रहेगा। तो कौन सा चाहिए आपको, बोलो? तो अगर मैं जो है वो ऑनलाइन टिकटिंग वाला बंदा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए, तो आई विल मैं स्पेंड द एक्स्ट्रा ऑन 1 मिलियन। बिहाफ ऑफ कस्टमर बोल रहा हूँ, जैसे कस्टमर का नेटवर्क डिले रहा तो उसमें अपने को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, जैसे अपने जो है जो बना रहे हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर, हम्म। तो इसमें वो लोग में वो डिले आया तो फिर वो कैसे मतलब क्या। कस्टमर एंड का आपने इस पे ज्यादा नहीं रहता। कस्टमर का इंटरनेट का इशू रहेगा तो अपन वो अपने एंड पे नहीं है। वो है कि अपना रिक्वेस्ट जाने के बाद जो अपना रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर अपना परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे अपन। कस्टमर का इंटरनेट का अपना अपने स्कोप के बाहर है। फिर बेंचमार्किंग क्या होता है कि भाई जो देखो, आपकी कार तो 300 किलोमीटर में जाके 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाके धुआं छोड़ रही है, बट जो मर्सिडीज की कार है वो तो 400 पे भी जा रही है, BMW की 450 पे जा रही है। तो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट कैसे बिहेव कर रहे हैं आपसे, आपको उसका रिलेटिंग करना है कि भाई यही प्रोडक्ट, यही ई कॉमर्स का एप्लीकेशन मेरे कॉम्पिटिटर ने बनाया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उससे बेंचमार्किंग करना, उससे कंपेयर करना थ्रूपुट को, रिस्पॉन्स टाइम को। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपेयर द थ्रूपुट एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द प्रोडक्ट विद दोज ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेंचमार्किंग। ठीक है, और फिर तुम्हारा आता है कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी प्लानिंग क्या है कि अपन कस्टमर को बोलेंगे कि अगर ये आपका सेटिंग रहेगा ना, इस सेटिंग पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। जैसे नहीं क्या, तुम्हारा ये कार वाले बोलते हैं कि भाई 80 किलोमीटर का एवरेज है, तो 80 किलोमीटर का एवरेज गाड़ी कब देगी, जब कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, जब कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, जब कोई खड्डे नहीं रोड के ऊपर, आप बार बार क्लच नहीं दबा रहे, एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे, तब आपको वो माइलेज मिलेगा। तो कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, अपन कस्टमर को जो आइडियल सिचुएशन है कि अगर आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, उसको बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, जैसे तो बताना ना अदनान कि सर अगर उसका इंटरनेट स्लो है, उसका इंटरनेट स्लो है और अपना परफॉर्मेंस वो बोल रहा है कि खराब हो रहा है, तो अपन उसको रेकमेंड करेंगे आपको इतने एमबीपीएस का कनेक्शन होना, तो आपको हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। क्या बोलते हैं, कैपेसिटी मतलब क्या, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से सेटिंग पे मिलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, ठीक है, देखो ये, तो अपन क्या बोलेंगे, द पर्पस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग इज टू हेल्प द कस्टमर प्लान फॉर द सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रायर टू इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, तो आप सॉफ्टवेयर तो डिप्लॉय कर रहे हो, और उसके लिए आपको अगर आप ओएस ले लो, ये अगर आप मदरबोर्ड ले लो, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, द राइट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखा हुआ है, राइट काइंड ऑफ इज नीडेड टू डिराइव द बेस्ट रिजल्ट्स। तो अगर आपके ये कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो वो क्या है, वो कैपेसिटी प्लानिंग बताती है। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग आगे और आएगा। देखो लोड टेस्टिंग क्या है, लोड टेस्टिंग, कितना लोड ले, हाँ प्रोडक्ट कितना ये देखो, एक होता है स्ट्रेस टेस्टिंग। देखो ये दो टेस्टिंग बहुत एम्बिगुअस है, ये चैप्टर थोड़ा सा ना बहुत चीजें इसमें बहुत सिमिलर जैसी है। एक है स्ट्रेस टेस्टिंग, एक क्या है,
और एक है लोड टेस्टिंग। ये दोनों सिमिलर टर्म दिख रहे हैं ना, हाँ सुनने में सिमिलर लग रहे हैं ना, ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है, जैसे मैं कार को स्ट्रेस टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उसको चला रहा हूँ 50 किलोमीटर की स्पीड से, बराबर चल रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड से बराबर चल रही है, 200 किलोमीटर की स्पीड से बराबर चल रही है, 280 की स्पीड से थोड़ा इट इज वाइब्रेटिंग। तो मैं गाड़ी को स्ट्रेस में डाल रहा हूं चेक करने के लिए कि कहां तक परफॉर्म करती है। 300 किलोमीटर की स्पीड से थोड़ा सा लाइट स्मोक आने लग जाता है, और 320 किलोमीटर की स्पीड से जो है मेरा टायर जो है ना वो वॉबल करना शुरू कर देता है, और 350 की स्पीड से मेरा जो है वो फायर आना शुरू होता है गाड़ी में से। तो मैं मेरे सॉफ्टवेयर को स्ट्रेस में डाल रहा हूं टेस्ट करने के लिए कि कहां तक जाके परफॉर्म कर सकता है। उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेस टेस्ट। और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि जब मैंने उसका निकाला ईसीजी कि भाई 120 तक अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था। 120 तक अगर आप चलाए तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बेस्ट, ये मोड में बेस्ट चलती है। समझ में आ रहा है? अब मैं 120 के स्पीड से कितनी देर चला सकता हूं इसको, ताकि मुझे परफॉर्मेंस मिलता रहे 120 वाला। पता चला 120 की स्पीड से 1 आवर चलाया तो सही है, 2 आवर चलाया तो ठीक है। जैसे ही मैं 8 घंटे चलाता हूं 120 की स्पीड से, तो वापस ये काम शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट होना, स्मोक आना शुरू हो जाता है। तो उसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है कि अपने सॉफ्टवेयर का जो इनपुट है ना वो बढ़ाते चले जाएंगे, कीप ऑन इंक्रीजिंग, जहां तक ये सॉफ्टवेयर पूरा कोलैप्स नहीं करे। कहां तक? टिल द सॉफ्टवेयर। तो ये उसका स्ट्रेस टेस्टिंग है। स्ट्रेस टेस्टिंग के बाद हमको मालूम पड़ा कि ये सॉफ्टवेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस अपने को ये स्पीड पे मिलता है, यानी स्पीड भी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी कुछ डिग्रेड नहीं हुआ था, है ना, कि 120 पे स्पीड भी अच्छी मिल रही थी और कुछ वॉबल नहीं, कुछ स्मोक नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जैसे ही अपन ने कुछ किए तो गिरने लगा परफॉर्मेंस, है ना। तो अपन ने स्ट्रेस टेस्ट से क्या मालूम पड़ा कि भाई 120 इसका आइडियल रनिंग स्पीड है ना, जिसपे परफॉर्मेंस भी मिल रहा है और कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो रहे। करेक्ट? तो अभी अपन ने बोल दिया कि आप 120 की स्पीड से ये कार चला सकते हैं स्ट्रेस टेस्ट के बाद। लोड टेस्ट क्या है कि 120 की स्पीड से कितने घंटे चला सकते हैं, कि 120 का लोड वो कितनी देर तक ले सकता है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। हाँ। जी सर, तो समझ ये में आ रहा है। ऐसा है कि हाउ मच वर्क इट कैन डू विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, परफॉर्मेंस खराब होने तक ये कितना काम कर सकता है। तो ये दो टेस्टिंग है, स्ट्रेस टेस्ट और लोड टेस्ट। देखो क्या लिखा हुआ इधर, Load tests are end-to-end performance tests under anticipated production code. तो आपका जो टेस्ट है, स्ट्रेस टेस्ट ने आपको बता दिया कि आपकी गाड़ी का ऑप्टिमल कंडीशन क्या रनिंग कंडीशन है। अब वो ऑप्टिमल रनिंग कंडीशन भी आप कितनी देर तक चला सकते हो, वो आपका लोड टेस्ट है। और स्ट्रेस टेस्ट क्या है? अंडर विच सिस्टम फेल, याद है क्या? एंड हाउ इट फेल्स, वो कितना स्ट्रेस ले सकता है उसके ऊपर है। तो ये तुम्हारा, और ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए टूल्स बने हुए कुछ,
तो विन रनर, क्यूए पार्टनर, सिल्क टेस्ट, ये सब वो टूल्स है जिससे आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आप लोड बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस में डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर को, कि आप दिखा सकते हैं कि भाई मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर रहे हैं। तो वो आपका ये वाला है, ठीक है। ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या बोले क्या? रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, वो सिंपल है कि अभी समझो एक बंदा है, उसको क्वेश्चन 1 याद किया, क्वेश्चन 2 याद किया, जब क्वेश्चन 3 याद किया तो क्वेश्चन 1 2 भूल जाता हो। समझ में आ रहा है? तो रिग्रेशन टेस्ट वो उस टेस्ट को बोलते हैं कि मैंने एक कंपोनेंट टेस्ट किया, उसमें कुछ बग्स थे, वो बग्स को मैंने फिक्स किया। अब वो बग्स फिक्स करने से कोई दूसरा कंपोनेंट तो फेल नहीं हो रहा है ना। समझ में आ रहा है कि भाई कंपोनेंट C2 वाज वर्किंग फाइन, कंपोनेंट C2 वाज वर्किंग फाइन। अब मुझे कंपोनेंट 1 में कोई बग मिला, अब मैंने वो बग को फिक्स कर दिया, तो कंपोनेंट 1 तो वर्किंग फाइन हो गया, बट उससे क्या हो रहा है, कंपोनेंट 2 में एरर आना शुरू हो गए। तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग ये टेस्ट करता कि भाई नए सॉल्यूशन, नए टेक्स्ट फिक्स करने से पुराने सॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तो अगर नए सॉल्यूशन से पुराने उस पर फर्क पड़ रहा है तो ये रिग्रेशन टेस्ट फेल हो गया। ओके, तो एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप फिक्स करते हो तो इस तरीके से फिक्स करो कि वो एग्जिस्टिंग कोड को हैम्पर नहीं करे। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? तो उसको एक टेस्ट है स्मोक टेस्ट, क्या बोलते हैं उसको? तो स्मोक टेस्ट क्या था कि इंजीनियर्स है ना, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है, ठीक है, तो अगर वो कोई पार्ट पे काम कर रहे, ठीक है, अब वो पार्ट वो लोग रिपेयर करे और रिपेयर करते वक्त धुआं नहीं निकला, मतलब अब तक मशीन सही है, अब तक मशीन, तो पार्ट 1 को रिपेयर किया, पार्ट 2 को रिपेयर किया और पार्ट 3 को रिपेयर कर रहे हो लोग। अब पार्ट 1 को रिपेयर किया और स्मोक नहीं निकला, नो स्मोक, मतलब प्रोडक्ट सही है, मतलब क्या है, मशीन सही है ना, मशीन गुड कंडीशन है ना, मशीन इन गुड कंडीशन। ओके, फिर जो है पार्ट 2 को रिपेयर कर रहे और पार्ट 2 को रिपेयर करते करते स्मोक आ गया, मतलब इफ स्मोक इज विजिबल या स्मोक दिख रहा है तो मतलब क्या, ये एक टेस्ट ने बाकी पूरे मशीन को खराब कर दिया है ना, तो वहां के वहां रोक देंगे उसको, है क्या नहीं? तो क्या बोलते हैं इसको, स्मोक टेस्ट, यानी एग्जिस्टिंग टेस्ट को फिक्स करने से कोई पुराना एरर नहीं आ जाए, जो बना बनाया अच्छा कोड है वो खराब नहीं हो जाए। समझा? हाँ, पढ़, अभी क्या लिखा हुआ है? Whenever software is corrected, some aspect of software configuration is changed. Regression testing is the activity that helps to determine whether changed component has introduced any error in unchanged components. ठीक है, तो अनचेंज कंपोनेंट में तो एरर नहीं आ गया ये चेंज करने से, ठीक है। तो जैसे अपन ने कोई वर्जन 1.0 लॉन्च किए थे, अब वर्जन 1.0 अपना फुल्ली रनिंग था, क्या था, फुल्ली रनिंग था, इसमें कोई बग्स नहीं थे, कोई बग्स, फिर अपन ने उसको एनहांस कर, जैसे व्हाट्सएप हो रहा ना एनहांस, अब फिर अपन ने इसका वर्जन 1.1 लॉन्च किए। अब 1.1 लॉन्च करने से 1.0 के कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे, मतलब क्या, स्मोक आ गया, क्या आ गया? तो रिग्रेशन टेस्टिंग में वो टेस्ट देखना पड़ता कि नए टेस्टिंग कोई पुराने फीचर्स को खराब नहीं कर दे। ठीक है, पढ़ो उसको। In other words, before a new version of
checks are run against the new version to make sure that all the old capabilities still work. तो जितने टेस्ट मैंने 1.0 पे रन किए थे वो सब के सब टेस्ट में 1.1 पे भी रन करूंगा, राइट? ताकि इस पे भी मेरे सारे टेस्ट पास हो जाए। तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। और इसका एक टाइप क्या है? स्मोक टेस्टिंग। क्या है? स्मोक टेस्टिंग। इसे थियरी आता है, ठीक है भाई, इसे थियरी में आएगा। इसको आप लिख देना एग्जाम्पल अपने हिसाब से, ठीक है? ये उसके व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन, ये सब, एंड हाउ टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग। नए वाले फीचर्स पे भी वही टेस्ट रन करना उसको। ये शॉर्ट नोट्स में आएंगे, बस याद कर। तो कॉन्सेप्ट तो पूरा वही रहेगा पूरा। दिख रहा है स्मोक टेस्ट? दिख रहा है क्या? तो उसको स्मोक टेस्ट बोलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी पूरा थियोरेटिकल है, बस आपको लिखने आना चाहिए। तो ये उसका दिखाते कि भाई प्रीवियस टेस्ट पास था, करंट टेस्ट फेल हो गया। प्रीवियसली टेस्ट पास हो रहा था ना, अभी ये फेल हो गया। तो क्या बोलेंगे? कंक्लूजन क्या बोलेंगे? कंक्लूजन उसको पास है क्या फेल है? फेल है। और फिर क्या रिमार्क है उसके ऊपर? पहले ये फेल हो रहा था, अभी पास हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? पास है। पहले ही फेल हो रहा था, अभी भी फेल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? पहले फेल हो रहा था, अभी पास हो रहा है, अभी पास। पहले पास, अभी पास, तो क्या बोलेंगे? पास। तो ये रिग्रेशन टेस्ट साइकिल, क्या बोलते हैं इसको? रिग्रेशन टेस्ट साइकिल। स्मोक टेस्ट समझ में आया? स्मोक टेस्ट क्या है? क्या? जैसे पहले जो एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस है, नए टेस्ट केसेस से वो तो ब्रेक नहीं हो रहे, ठीक है? और स्मोक क्यों बोलते थे इसको? ये पढ़ो, पैराग्राफ 2 पढ़ो, पैराग्राफ 2। स्मोक टेस्ट क्यों बोलते हैं? smoke testing or in the hardware industry, after a part of hardware or hard component, for example transfer, was changed or repaired, the equipment was simply powered up. If there was no smoke, the component passed this. ठीक है? तो अगर आपने वो कंपोनेंट को रिपेयर किया और स्मोक नहीं आया, मतलब अब तक सब ठीक है, अब तक सब कुछ ठीक है। जैसे ही स्मोक आया, मतलब ये कंपोनेंट के टेस्टिंग से ये खराब हो रहा है, ये पूरा एप्लीकेशन खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये थियोरेटिकल में आएगा स्मोक टेस्ट। ये सब लोड टेस्टिंग क्या है? अपन ने किया ऊपर लोड टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट। कि एक बार स्ट्रेस टेस्ट से आपको मालूम पड़ गया कि ये आपका आइडियल सिचुएशन है। अब वो आइडियल सिचुएशन में भी आप कितने देर तक परफॉर्म कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लोड टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो एग्जामिनिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम अंडर नॉर्मल एंड एक्सट्रीम एक्सपेक्टेड लोड, ठीक है? तो नॉर्मल कंडीशन में कैसे बिहेव कर रहा है और एक्सट्रीम लोड में कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है? ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। क्या ये? नॉन फंक्शनल। तो ये चेक करता है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में और पीक कंडीशन में, ठीक है? तो आफ्टर वी आइडेंटिफाई द मैक्सिमम कैपेसिटी, जब आपको मालूम पड़ गया कि ये 120 में बेस्ट चलता है, उसके बाद उसको टेस्ट करना कि इसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है क्या, डिग्रेड हो रहा है क्या, उसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग, ठीक है? बस चैप्टर खत्म।